प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन की 6वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। 6वीं यूनिट में 2 विषय थे। पहला भारतीय संविधान एवं दूसरा अर्थव्यवस्था। मित्रों, भारतीय संविधान से संबंधित सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है। यदि आपने अभी तक भारतीय संविधान की सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन एवं विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है और आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में चैनल को शेयर करें। आप लोग वीडियो भी देखते हैं और पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेते हैं, किंतु आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक नैतिक दायित्व है कि इन वीडियो को उन प्रतियोगी छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हेतु निःशुल्क कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी प्रतियोगी छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाया करें। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम विषय पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज का पहला टॉपिक है भारत में नियोजन एवं विकास। मित्रों, नियोजन, जिसे आप प्लान कहते हैं, इससे भली भांति परिचित है और आप अपने जीवन में हमेशा कोई भी कार्य करते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक रणनीति या फिर योजना जरूर होती है। यदि यह रणनीति और योजना नहीं होती तो आपका कार्य और आपके लक्ष्य की सिद्धि कुशलता से नहीं हो पाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका टारगेट है। तो आपसे पहला प्रश्न मैं पूछूंगा, क्या आपने इसके लिए कोई प्लान बनाई है? क्या आपने इसके लिए कोई प्लान तैयार की है? हाँ, यदि आपने इसके लिए प्लान तैयार की है तो क्या उस प्लान को आप जो है अप्लाई कर रहे हैं? तो नियोजन की प्रक्रिया में क्या है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसके पीछे रणनीति होती है और उस रणनीति का क्रियान्वयन करना होता है, तब आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका उद्देश्य है प्रोफेसर बनना है, उसके पीछे आपकी एक प्लान होगी कि 30 नंबर का जीएस आता है, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं, तो किस प्रकार से इनको पढ़ना है। 30 नंबर के अंतर्गत भी 6 यूनिट है, किस टॉपिक को कितना, किस यूनिट को कितना टाइम देना है, कौन सा यूनिट तैयार है, कौन सा वीक है, उसको कितना समय देना है।
सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट है उसमें कितनी किताबें आपको पढ़ना है, इसकी एक रणनीति होती है। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। टाइम टेबल बनाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग मैं ये मानता हूँ कि अपनी परीक्षा की तैयारी हेतु सभी लोग जो है टाइम टेबल बनाते होंगे, लेकिन उसका क्रियान्वयन कितने लोग करते हैं ये सभी को पता ही होगा। तो जो अच्छी रणनीति बनाते हैं और अच्छे प्रकार से उसका क्रियान्वयन करते हैं वही सफल होते हैं। तो इसी प्रकार से आजादी के बाद भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए, भारत के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करने के लिए व भारत में समानता की व्यवस्था करने के लिए, भारत की गरीबी दूर करने के लिए भारत को एक आयोजना यानी प्लान की जरूरत थी, जिसको अपना करके भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच सके। इसी क्रम में यहां पर आप देख रहे हैं, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नियोजन विकास की प्रक्रिया है। बिना किसी नियोजन के किसी भी देश का उचित विकास संभव नहीं है। अगर देश का विकास करना है तो उसके लिए एक रणनीति तय करनी होगी और यही रणनीति ही नियोजन है। बिना नियोजन के अगर आप चलोगे तो हो सकता है आप अपने पहली बात तो आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर भी लेते हैं तो लड़खड़ाते हुए कर पाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है नहीं कर पाएंगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का आर्थिक विकास करने के लिए नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और भारतीय नियोजन का अपना इतिहास है। तो आइए देखते हैं कि नियोजन का किस प्रकार से भारत में नियोजन किया गया और कौन कौन सी प्लान समय समय पर प्रस्तुत की गई, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। विश्वसरैया योजना पहली योजना है। विश्वसरैया योजना भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी द्वारा लिखित पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया गया था। यह योजना 10 वर्षीय योजना थी। 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव विश्वेश्वरैया योजना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भारत के नियोजन के लिए दूसरी योजना का जो प्रस्ताव था वह थी फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की का प्रस्ताव सन 1934 में ही भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन, जिसका नाम है फिक्की और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ने राष्ट्रीय नियोजन के महत्व को समझा तथा नियोजन की प्रक्रिया के समन्वयन हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग रखी थी। राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग रखी थी। इसके बाद अगली जो प्लान है कांग्रेस योजना है। सन 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसके बाद आता है बॉम्बे प्लान। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा सर आर्देशिर दलाल के निर्देशन में देश के आर्थिक विकास हेतु बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। यह 15 वर्षीय योजना का प्रस्ताव बॉम्बे प्लान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रस्ताव है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया।
इसके बाद 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग एक नया विभाग बनाया था। एम.एन. राय की जन योजना अगला प्रस्ताव था, एम.एन. राय द्वारा दिया गया था, जिसको पीपुल प्लान कहते हैं। सन 1945 में एम.एन. राय द्वारा जन योजना पीपुल प्लान प्रस्तुत की गई। इस योजना में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इस योजना में कृषि एवं उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पीपुल प्लान किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका आंसर है एम.एन. राय के द्वारा। इसके बाद अगला है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत के नियोजन हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। सर्वोदय का मतलब है सभी क्षेत्रों में विकास। इस योजना में कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। अब आते हैं योजना आयोग पर। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना या फिर गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के औपचारिक रूप से नियोजन हेतु एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी, जो देश का संपूर्ण उत्तरदायित्व निभा सके। इसके लिए क्या किया गया, क्योंकि इतने बड़े देश का नियोजन करना था, तो जो देश में योजनाओं को लागू कर सके, इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। और इसके क्रम में केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए प्रस्ताव के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। इसको आप याद रखेंगे, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई। योजना आयोग एक संवैधानेतर या फिर गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था है, क्योंकि योजना आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के विकास के लिए भारतीय सरकार को सलाह देना होता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अंतिम उपाध्यक्ष बॉन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं अंतिम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा एवं अंतिम उपाध्यक्ष बॉन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो आप यहां पर याद रखेंगे कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और उसके स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। बात करते हैं नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग शॉर्टकट में कहते हैं। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक
के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग के संगठनात्मक स्वरूप से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से हो, इनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होती है। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष उसके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञों और कार्यरत व्यक्ति विशेष नामित सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्न लोग होते हैं। पहला है उपाध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के 2 पदेन सदस्य चुने जाते हैं। पदेन सदस्य अधिकतम 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं, जिनमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं कृषि मंत्री शामिल होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, जिनकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें आवश्यकता अनुसार सचिवालय भी होता है। अगर नीति आयोग की वर्तमान संरचना की बात की जाए तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रथम अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार बनी थी तभी इन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की थी। उपाध्यक्ष योजना नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, तो इसका आंसर है सुमन बेरी। विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह है। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में यहाँ पर आप याद रखेंगे, पूर्णकालिक सदस्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कई बार। वीके सारस्वत, रमेश चंद्र कृषि वैज्ञानिक हैं, यूके पाल सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और अरविंद वीरमानी ये जो है अर्थशास्त्री हैं। ये पूर्णकालिक सदस्य योजना आयोग के लिए नियुक्त किए गए हैं। मुख्य कार्यकारी की बात की जाए तो संयुक्त नीति आयोग के सीईओ प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे और वर्तमान में सीईओ सिंधुश्री खुल्लर है। शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल हैं, व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसकी शासी परिषद में शामिल होते हैं। अब आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीसी। योजना आयोग की भांति यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं था। इसकी स्थापना
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को की गई थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों से सहयोग लेने तथा उनकी राय जानने के लिए इसका गठन किया गया था। पंचवर्षीय इसका कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति तथा अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य था और वर्तमान में भी यह कार्य कर रही है। वर्तमान में नीति आयोग द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती है उनकी अंतिम स्वीकृति तथा अनुमोदन का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता है। देश का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। एनडीसी के कार्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना। अगर कोई योजना राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है तो वह योजना कितनी सफल हुई है या नहीं सफल हुई है, कितना उसमें सुधार की आवश्यकता है, इन सब बातों का मूल्यांकन एनडीसी के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा एनडीसी के द्वारा की जाती है। फिर है योजना के निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना तथा उनकी वृद्धि के लिए सुझाव देना। यह भी योजना आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश नियत करना, योजना के निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना तथा उनमें वृद्धि करना योजना आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय नियोजन में अधिक से अधिक जन सहयोग को प्राप्त करना, यह भी जो है एनडीसी का कार्य है। तो मित्रों, यह था 6वीं यूनिट के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम का पहला वीडियो। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। अब कल के वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो इसी के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इनको आप पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसको चला लीजिए, अभी समय है, अभी आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे अभी आपकी हाथ और आपके हाथ की मुट्ठी मजबूत है। प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को आप अपने मुट्ठी में बांध सकते हैं। जितना आप पढ़ाई तेज करते जाएंगे और अच्छे प्रकार से करते जाएंगे, चीज़ों को तैयार करते जाएंगे, आपकी ये मुट्ठी मजबूत होती जाएगी, तैयारी आपकी अच्छी होती जाएगी। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, समय निकलता जाएगा तो फिर निराशा ही हाथ लगती है और आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अंतिम सूची में, चयन की अंतिम सूची में आपका नाम देखना चाहता हूं। इससे आपको भी प्रसन्नता तो होगी ही, पर मुझे भी खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।